हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब। इससे पहले हमने विभिन्न अनुसंख्यक गुणधर्म जैसे वास्तव, सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन आदि का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट अनुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब। परासरण दाब एक महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। परासरण दाब को समझने के लिए हमें कुछ अन्य बातों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। इन सब की जानकारी होगी तो हम परासरण दाब को आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं SPM। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलय के अणु गुजर नहीं सकते। यानी ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने अंदर से होकर के गुजरने देती है, विलय के अणुओं को अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देती है। इस झिल्ली में से केवल विलायक के अणु पारगमित होते हैं। ठीक है, इसमें से केवल विलायक के अणु पारगमित होंगे, विलय के अणु पारगमित नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली कौन कौन सी होती है? देखो, जंतु और पादप की जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसके अलावा पार्चमेंट की झिल्ली, इसके अलावा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की झिल्ली, इसके अलावा सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली, ये सब अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है परासरण के अंदर। अब परासरण क्या होता है? देखो, परासरण का मतलब क्या है? जैसे ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस झिल्ली के एक तरफ तो हम भर देते हैं विलायक, शुद्ध विलायक जैसे जल, और एक तरफ भर देते हैं विलयन, जिसमें कोई भी विलयन हो सकता है, ठोस पदार्थ जुड़ा हुआ है इसमें, ये कोई विलयन, ये तो है विलयन, और ये है विलायक, शुद्ध विलायक, और ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, तो होता क्या है? विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ गमन करते हैं, यानी विलायक के अणु यहां से होकर इस विलयन की तरफ जाते हैं। इस घटना को ही बोलते हैं हम क्या? परासरण। यहां विलायक की जगह, जैसे हम दो अलग अलग विलयन भी ले सकते हैं, दो अलग अलग सांद्रता के विलयन ले लें। जैसे इधर हमने ले लिया उच्च सांद्रता का विलयन, और इधर ले लिया हमने निम्न सांद्रता का, दो अलग अलग विलयन ले लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई।
सांद्र विलयन है। तो तनु विलयन से विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसकी तरफ गमन करेंगे? सांद्र विलयन की तरफ गमन करेंगे। ठीक है, यानी विलायक के अणु हमेशा जहां उनकी सांद्रता ज्यादा होती है वहां से अपनी कम सांद्रता की तरफ गमन करें। जैसे यहाँ का शुद्ध विलायक है, यहाँ विलायक की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ विलयन है तो यहाँ विलायक कम है, तो विलायक अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। जैसे ये तनु विलयन है, तनु विलयन में विलायक ज्यादा है, विलायक कम है। सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा इसकी तुलना में कम होती है, तो विलायक अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ जाएंगे, किसमें से होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। तो परासरण को अगर परिभाषित करें हम तो क्या कह सकते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ गमन करते हैं, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गमन करते हैं। इस घटना को ही बोलते हैं हम क्या? परासरण। यानी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से ऊपर, यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, ध्यान रखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गमन करते हैं। इस घटना को बोलते हैं परासरण। परासरण का जैसे हमें प्रयोग देते हैं, जैसे ये फिसल पीप है, इसमें यहां हमने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली और इसमें भर दिया शुगर का विलयन, यानी इसमें भर दिया हमने शर्करा, चीनी, और इसको रख दिया इसमें पानी के अंदर, जल के अंदर, शुद्ध जल है उसमें। ठीक है, ये है शुद्ध जल और इसमें भरा हुआ है जल में क्या घोल रखी है? चीनी या शर्करा। और ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको HCl कह सकते हैं शॉर्ट में। तो कुछ समय बाद अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर ये जल के अणु इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो इसकी जो ऊंचाई है, कुछ समय बाद ये झिल्ली कहाँ पहुंच जाएगी? ये जो विलयन की सांद्रता बढ़ती, इधर जो विलायक है इस झिल्ली में से होकर अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो इसमें इस जल की, इस द्रव्य की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, विलयन की ऊंचाई, और विलयन ऊपर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये घटना किसको प्रदर्शित करती है? परासरण। ठीक है, किसी भी फिसल पीप के अंदर हमने क्या किया? जल और शर्करा का मिश्रण भर करके और जल के अंदर रख दिया, जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है इसके मुंह पर। तो जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस जल और शर्करा के विलयन की तरफ गमन करते हैं, जिससे इस ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये एक परासरण की घटना को प्रदर्शित करता है ये प्रयोग। अब परासरण दाब क्या होता है? अब हम बात करते हैं परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होता है इसको समझे हम। परासरण दाब को समझने के लिए हमने ये दो बात ले ली और इन दोनों के बीच में लगी हुई है ये अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर ये दो इधर लगा दिया हमने, ये यहां लगा हुआ है पिस्टन।
और इधर भी क्या लगा हुआ है, पिस्टन। इधर भरा हुआ है विलयन या विलायक, इधर भरा हुआ है सांग विलयन। इधर अगर विलायक है तो इधर भरा हुआ है विलयन, और बीच में ये लगी हुई है अल्पार्गन में झिल्ली। ठीक, अब विलायक के अणु इस झिल्ली से होकर किसकी तरफ जाएंगे, विलयन की तरफ गमन करेंगे। जब विलयन की तरफ गमन करेंगे तो ये पिस्टन है P1, ये नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि इधर विलायक के अणु इधर की तरफ जाएंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको डॉट 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 से दर्शा देते हैं। पहले पिस्टन A पे था, अब किस पे आ गया, A डैश। और जब ये विलायक के अणु इधर की तरफ आएंगे तो इस पिस्टन की ऊंचाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि। पिस्टन की ऊंचाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मान लीजिए पिस्टन जो है ये पहले यहाँ था, मान लीजिए B स्थिति पे था, अब B डैश स्थिति पे पहुंच जाए, समझ गए। और इस पिस्टन को क्या नाम दे दिया हमने, P2। देखो ये अल्पार्गन में झिल्ली लगी हुई है, इधर विलायक है इधर विलयन है, तो विलायक के अणु इस अल्पार्गन में झिल्ली से होकर के किसकी तरफ जाएंगे, विलयन की तरफ जाएंगे, जिससे पिस्टन P1 नीचे की तरफ आएगा, पिस्टन P2 ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन P1 तो A से A डैश स्थिति पे आ जाएगा, पिस्टन P2 B से B डैश स्थिति पर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस P2 को वापस नीचे दबाते हैं, इसको इतना दबाते हैं कि परासरण की क्रिया रुक जाए, यानी यहां साम्य स्थापित हो जाए। P2 को दबाने के लिए P2 पर जो दाब लगाया गया है पिस्टन P2 पर, जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे हम कह देते हैं कौन सा दाब, परासरण दाब। क्या बोल देते हैं उसको, परासरण दाब। परासरण दाब को परिभाषित करें हम तो वह आधिक्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परासरण दाब की परिभाषा लिखें तो आधिक्य दाब या बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसे परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रही बात। परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया गया है, आधिक्य दाब लगाया गया है, वही परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब के बराबर जब दाब लगाएंगे तो विलायक के अणु इस अल्पार्गन में झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर आना बंद कर देंगे। परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से व्यक्त करते हैं। परासरण दाब को पाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब परासरण दाब पाई को एक वैज्ञानिक थे वान ठाफ, उन्होंने विलयन पर गैस के नियमों को लागू किया और एक समीकरण स्थापित कर दी जिसको बोलते हैं विलयन की समीकरण या विलयन समीकरण। कैसे, वान ठाफ, वैज्ञानिक का नाम है वान ठाफ, जिन्होंने विलयन समीकरण स्थापित की थी परासरण दाब को काम में लेकर के। उन्होंने पहला, जैसे हमने गैस के नियम पढ़े, बॉयल का नियम, तो बॉयल के नियम से उन्होंने संशोधित करके एक नियम बनाया, वान ठाफ बॉयल नियम।
विलयन की सांद्रता और परासरण दाब के बीच में इन्होंने संबंध बताया कि स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? सांद्रता। इन्हीं परासरण दाब को हमने किससे व्यक्त किया? पाई से। तो पाई समानुपाती होता है किसके? सी के। पाई सी के समानुपाती होती है। परासरण दाब जो है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। और सी जो सांद्रता है, क्योंकि सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है वी की। वी क्या है यहाँ पर? तनुता। यानी तनुता में वृद्धि करते हैं तो सांद्रता में कमी आती है, और तनुता को कम करते हैं तो सांद्रता में वृद्धि होती है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? पाई समानुपाती सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/v। इस तरह पाई और सी सांद्रता और परासरण दाब के बीच में संबंध बताया गया है। दूसरा नियम दिया इन्होंने बॉन्ड ऑफ दाब ताप नियम। बॉन्ड ऑफ दाब ताप नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर या निश्चित सांद्रता पर ये दाब और ताप के बीच संबंध बताता है। निश्चित सांद्रता पर विलयन का जो परासरण दाब होता है ताप के समानुपाती होता है। यानी पाई समानुपाती होता है किसके? टी के। यानी टी में वृद्धि होगी तो परासरण दाब में भी वृद्धि होगी। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से पाई बराबर हो जाएगा, पाई समानुपाती हो जाएगा किसके? टी अपॉन वी। या पाई यहां समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो इस तरह का आएगा एस टी अपॉन वी। यहां एस जो है इसको हम कहते हैं विलयन स्थिरांक। एस क्या है यहाँ पर? विलयन स्थिरांक। तो इस समीकरण से देखें हम तो पाई बराबर एस टी अपॉन वी। पाई बराबर एस टी अपॉन वी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई वी बराबर एस टी। ये 1 मोल के लिए। ठीक। अगर n मोल हो तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा? पाई v बराबर n s t। पाई v बराबर किसके हो जाएगा? n s t। ठीक है, n मोलों की संख्या। अब ये जो s है विलयन स्थिरांक, इसका आंकिक मान किसके बराबर होता है? गैस स्थिरांक r। इसका मान गैस स्थिरांक r के बराबर होता है। इसलिए हम s की जगह क्या लिख सकते हैं? r। तो पाई v बराबर हो जाएगा n r t। यह आ गया गैस के लिए, विलयन के लिए समीकरण। पाई v बराबर n r t। ठीक है, पाई v बराबर n r। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पाई v बराबर n r t या पाई बराबर n अपॉन v r। n अपॉन v r। n अपॉन v किसके बराबर होता है? c के। n मोलों की संख्या भी आयतन, यानी मोलों की संख्या बटा में आयतन क्या है? मोलकता या सांद्रता। इसको c से लिखा तो पाई बराबर हो जाएगा c
तो ये पाई यानी पराश्रय दाब को यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। पाई बराबर n/v/RT से पराश्रय दाब ज्ञात कर सकते हैं, या पाई बराबर CRT से पराश्रय दाब को ज्ञात किया जा सकता है। अब पराश्रय दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान भी पता लगाया जाता है। पराश्रय दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे पता लगाते हैं उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए हम विलय का मोलर द्रव्यमान पराश्रय दाब की सहायता से ज्ञात करने के लिए ये जो हमारे पास सूत्र आया है पाई बराबर n/v/RT, यहां n क्या है? n बराबर है मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? ये विलय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यदि विलय का द्रव्यमान क्या है? WB और विलय का अनुभार क्या है? MB, तो N बराबर क्या हो जाएगा? WB/MB। ये n मोलों की संख्या याद करने का सूत्र हो गया, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अनुभार। इसको हम याद रख देंगे तो पाई बराबर किसके आ जाएगा? n की जगह रख देंगे WB/MB, ठीक, RT और ये V। तो ये हमारे पास नया सूत्र आ गया। यहाँ MB क्या है? MB क्या है? यहाँ पर विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा? MB बराबर WB/RT, यहाँ आ जाएगा पाई V। तो हमारे पास ये सूत्र आ गया जिसके द्वारा हम विलय का मोलर द्रव्यमान पता लगा सकते हैं। MB बराबर WB/RT/पाई V, इसकी सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब देखो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमने पिछले अनुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से भी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया था, क्वथनांक उन्नयन से भी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया था और हिमांक अवनमन से भी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया था। लेकिन पराश्रय दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान भी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो पराश्रय दाब विधि से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना सबसे श्रेष्ठ है। यानी कह सकते हैं कि विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम विधि कौन सी है? पराश्रय दाब विधि। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विलयन के टेम्परेचर में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, यहाँ पर n/v का उपयोग करते हैं। n/v क्या है? मोलरता। जबकि वहां पर किसका उपयोग करते थे हम? क्वथनांक उन्नयन में, हिमांक अवनमन में मोलरता का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि पराश्रय दाब विधि विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इस विधि के द्वारा हम वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। वृहद अणु अपने शरीर के अंदर जो वृहद अणु है, पादपों में जो वृहद अणु है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके मोलर द्रव्यमान पराश्रय दाब विधि से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो द्रव है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर द्रव का पराश्रय दाब पता लगा सकते हैं पहले, और पराश्रय दाब पता लगाने के बाद उसमें उपस्थित प्रोटीन का अणुभार या मोलर द्रव्यमान या कार्बोहाइड्रेट का अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि बताइए अनुसंख्यक गुणधर्म में कौन सी विधि सबसे अच्छी है, तो उसमें ध्यान रखेंगे पराश्रय दाब विधि। दूसरा, पराश्रय दाब विधि से हम वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे हम समपराशरी, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक।
अतिपराशरी, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और अल्पपराशरी, जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, ये तीन तरह के विलयन होते हैं, इनकी बात करें। देखो अब पहले देखते हैं हम समपराशरी विलयन। नाम से पता चल रहा है समपराशरी, ऐसा विलयन या ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, वो एक दूसरे के समपराशरी कहलाते हैं। जैसे ये विलयन है एक और ये दूसरा विलयन है, और इन दोनों के बीच में रखी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली रखने पर विलायक के अणु न तो इस विलयन से इधर की तरफ जाएंगे, न ही इस विलयन से इधर की तरफ जाएंगे। तो ऐसे विलयन होते हैं समपराशरी विलयन, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। और जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती, यानी विलायक के अणु किसी भी विलयन की तरफ से अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर करके एक दूसरे की तरफ नहीं जाते हैं। समपराशरी विलयन जिनके परासरण दाब क्या है, समान, और इन विलयनों की सांद्रताएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। सांद्रताएं भी क्या है, समान। समपराशरी विलयनों की सांद्रताएं समान। अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन, दो विलयन जिनमें जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो तो कहलाता है अतिपराशरी विलयन। जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो कौन सा विलयन है, अतिपराशरी। और दूसरा विलयन जिसका परासरण दाब कम है वो क्या है, अल्पपराशरी विलयन। ठीक है, दो विलयन है, मान लीजिए जिसका परासरण दाब ज्यादा है तो ये तो हो गया अतिपराशरी विलयन, इसका परासरण दाब कम है तो ये हो गया अल्पपराशरी। अतिपराशरी विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिए। अतिपराशरी विलयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा, और अल्पपराशरी विलयन की सांद्रता क्या होती है, कम। ठीक है, परासरण दाब क्या है इसका, ज्यादा, और इसका परासरण दाब क्या होता है, कम। ठीक, तो सिंपल बात है, समपराशरी विलयन ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, और समपराशरी विलयनों की सांद्रताएं भी समान होती है। अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन, दो विलयन जिनमें जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वो अतिपराशरी विलयन होता है, तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वो अल्पपराशरी विलयन होता है। अतिपराशरी विलयन की सांद्रताएं ज्यादा होती हैं, अल्पपराशरी विलयन की सांद्रता कम होती है। और विलायक के अणु हमेशा अल्पपराशरी विलयन से अतिपराशरी विलयन की तरफ गमन करेंगे, क्योंकि अल्पपराशरी विलयन की सांद्रता कम है तो विलायक के अणु अल्प से किसकी तरफ जाएंगे, अतिपराशरी विलयन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखना है उसको। देखो 0.9% W/V NaCl का जलीय विलयन 0.9% W/V NaCl का जलीय विलयन, इसको बोलते हैं शैलीन वाटर। ये हमारे रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में जो द्रव होता है उसके समपराशरी होता है। 0.9% W/V NaCl का जो जलीय विलयन है रक्त कणिकाओं में उपस्थित द्रव के क्या होता है, समपराशरी। ये विलयन लाल रक्त कणिकाओं में यानी RBC में उपस्थित द्रव के, RBC में उपस्थित द्रव की क्या है, समपराशरी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं मेडिसिन को, दवाई को घोलने के लिए। जैसे हमने देखा दवाई हम बाजार से लाते हैं, कई बार ऐसे इंजेक्शन्स आते हैं जिनके साथ लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड के अंदर उस इंजेक्शन को घोला जाता है और घोल करके फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो वो जो लिक्विड होता है, वो जो द्रव होता है, वो कौन सा द्रव होता है, वो सैलीन वाटर होता है। वो 0.9% W/V NaCl का जलीय विलयन
इस 0.9% W/V NaCl के जलीय विलयन को अगर हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है वेन्स के अंदर तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी रक्त कणिकाओं में उपस्थित द्रव के क्या होता है, संपर्क से। लेकिन यदि 0.9% W/V सांद्रता से कम सांद्रता का या अधिक सांद्रता का जलीय विलयन हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए, इंजेक्ट करवा दिया जाए, तो उसका हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर इससे कम सांद्रता का जलीय विलयन हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाएगा तो लाल रक्त कणिकाएं फूल जाएंगी, उसके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। और इससे अधिक सांद्रता का विलयन अगर हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाएगा तो ये अति पराशरी हो जाएगा, जिससे लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित द्रव बाहर की तरफ आ जाएगा और वो रक्त कणिकाएं क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब पराशरण दाब पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ आंकिक प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। पराशरण दाब समझ में आ गया होगा। पराशरण दाब को समझने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, पराशरण क्या होता है, पराशरण की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, पराशरण हमें समझ में आना चाहिए। पराशरण दाब के लिए हमने जो विलयन की समीकरण स्थापित की वो पता होनी चाहिए। विलयन समीकरण से हमने मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र स्थापित किया, वो हमें पता होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पराशरण दाब सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, हमें पता होना चाहिए। और इस विधि के द्वारा बृहद अणु जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि के मोलर द्रव्यमान पता लगाए जाते हैं, जो अन्य अनुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से पता नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, अब हम पराशरण दाब पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला हुआ है। 300 केल्विन तापमान का पराशरण दाब दिया हुआ है 2.57 × 10⁻³ बार। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है एक बार। क्या दिया हुआ है वो देखना है हमें। दिया गया है विलयन का आयतन, .2 लीटर। प्रोटीन का द्रव्यमान, जो विलय है प्रोटीन उसका द्रव्यमान WB दे रखा है 1.26 ग्राम। विलयन का ताप दे रखा है, ताप T 300 केल्विन। और विलयन का परासरण दाब पाई दिया हुआ है कितना, 2.57 × 10⁻³ बार। हमें पता क्या लगाना है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान हमें पता लगाना है। WB कैलकुलेट करें। अब देखो हमें जो दिया हुआ है और जो हमें पता लगाना है उसमें क्या संबंध है ये पता होना चाहिए। और अभी हमने देखा था पराशरण दाब पाई बराबर होता है किसके, WB अपॉन NB इंटू V, ऊपर क्या है RT। अब हमें पता क्या लगाना है, विलय का मोलर द्रव्यमान NB। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, WB RT अपॉन पाई इंटू V। WB की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.26। R कितना है, 0.08 ये दिया हुआ है। T कितना है, 300। पाई की वैल्यू दे रखी है 2.57 × 10⁻³ और V आयतन दे रखा है 2 लीटर 0.2। ठीक, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी है। अब हम इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास MB का मान आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर देखो,
27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। और यहाँ पर भी R की वैल्यू दे रखी है। यूरिया के दिया क्या गया है, एक तो विलयन की सांद्रता, कितनी है, m/10 यानी 1/10 m, और विलयन का ताप T 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 + 273 300 केल्विन। और R का मान दे रखा है गैस स्थिरांक R = 0.082 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, पता क्या लगाना है हमें, परासरण का। देखो सांद्रता दे रखी है, ताप दिया हुआ है, R दिया हुआ है, पता लगाना है परासरण दाब पाई। ठीक, अब इन चारों में क्या संबंध है, देखो पाई याद करने के सूत्र पढ़े हैं। एक पढ़ा था पाई = CRT। ठीक, C क्या है, सांद्रता, R गैस स्थिरांक, T ताप। इन तीनों का मान दिया हुआ है। C कितना है, 1/10, R 0.082 और T कितना है, 300 केल्विन। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2.46 atm। क्लियर, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं दोनों। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम, क्या है एक न्यूमेरिकल और नेक्स्ट। इसमें 4% यूरिया विलयन है, जो कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समपरासरी है। तो हमें पता क्या लगाना है, A का अनुभाग यानी A का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, देखो यहाँ दो विलयन दिए हुए हैं। एक तो दे रखा है यूरिया का 4% विलयन, दूसरा विलयन है कार्बनिक यौगिक A है कोई, उसका 12% विलयन है, और ये दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासरी है। अब देखो 4% यूरिया दिया गया है, यूरिया का विलयन कितना है, 4%। 4% विलयन का मतलब क्या हुआ, अतः यूरिया यानी विलय, 4% का मतलब विलय का द्रव्यमान कितना हो गया, 4। 4% का मतलब हो गया 100 में से 4, यानी विलयन अगर 100 है तो उसमें यूरिया कितना है, 4। और विलयन का आयतन कितना हो गया, ठीक है, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100। विलयन 100 है तो यूरिया 4 हो गया, तो 100 अगर इसको मिलीलीटर में ले तो मिलीलीटर, ये ग्राम में है मिलीलीटर में हो जाएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में कितने का भाग दे देंगे, 1000 का, तो ये लीटर हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 का अनुभाग कितना है, पता लगा लेंगे हम। नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 दूनी 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन कितने हैं 4, टोटल कितना हो गया 7। ठीक, तो यूरिया का अनुभाग कितना हो गया, 7। अब यूरिया के विलयन का परासरण दाब,
यूरिया के विलयन का परासरण दाब, जिसको मान लेते हैं पाई 1। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या है, WBRT अपॉन NB इंटू V। यहाँ WB यूरिया का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 4 ग्राम। R की वैल्यू T ये कांस्टेंट होती है, MB कितना है 7। आयतन कितना हो गया 100 इंटू 1000, 100/1000 लीटर हो गया तो 100। क्लियर। दूसरा विलयन क्या है, 12% विलयन है किसका, 12% विलयन दे रखा है A का, किसी कार्बनिक यौगिक A का कितना विलयन है, 12% विलयन। तो A का 12% विलयन से क्या मतलब है, A का 12% विलयन है, इसका मतलब A का द्रव्यमान तो कितना हो गया 12 ग्राम। तो विलयन का आयतन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 100/1000 लीटर, ये ग्राम में है, मिलीलीटर। ठीक। ए का अणुभार हमें पता लगाना है। ठीक है। अब इस ए के विलयन का परासरण दाब, को मान लेते हैं अपन पाई 2। तो पाई 2 बराबर इसी सूत्र में WB अपॉन NB VRT। यहाँ देखो WB का मान कितना है 12RT, NB हमें पता लगाना है, V कितना है 100 इंटू 1000। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों विलयन एक दूसरे के क्या है, समपरासरी। दोनों विलयन समपरासरी हैं। समपरासरी का मतलब दोनों के परासरण दाब क्या है, समान। अतः पाई 1 बराबर किसके है, पाई 2 के। और पाई 1 क्या कितना है 4RT 60 इंटू 100 ऊपर 1 बराबर पाई 2 कितना है 12RT गुणा 1000/MB इंटू 100। अब देखो RT से RT, 100 से 100, 1000 से 1000। ठीक। इसको काट देंगे 4 एकम 4 मतलब 64, कितने आ जाएंगे 1/15 बराबर इधर क्या बच गया ऊपर 12/MB। क्लियर। तो यहाँ से MB का मान पता लगाएं तो MB बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 12 बराबर 180। तो MB का मान आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया किसका मोलर द्रव्यमान, A का, कार्बनिक यौगिक A का मोलर द्रव्यमान में पता लग गया। ठीक है। इस तरह के और भी आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स इन सभी सूत्रों पर आधारित होते हैं। क्लियर हो गए तीनों न्यूमेरिकल, तीनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से इनको करना है।